अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। ये जो चैप्टर नंबर 3 है आपका पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कि पीरियोडिक टेबल। सबसे हम पहले बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल है क्या। जब हमने एलिमेंट्स डिस्कवर किए, हमने उनके एटॉमिक नंबर देखे कि जैसे हाइड्रोजन का 1 है, इस तरह हीलियम का 2 है, इस तरह हमने कैरियन फिर देखा कि हमने कि हम इनको एक प्लेस कैसे करते हैं एक टेबल की बुनियाद पे कि हम कहाँ से सारे एलिमेंट्स को एक तरतीब से स्टडी कर सके, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक तरतीब से स्टडी कर सके। फिर कुछ साइंटिस्ट ने इसमें रोल प्ले किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो इनमें क्या वजूहात बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल था वो डुवर्नियर का था। डुवर्नियर ने क्या बनाया, इसने लॉ ऑफ ट्राइएड्स किया। ट्राइएड्स का मतलब था 3। इसने लॉ ऑफ ट्राइएड्स क्या बनाया, इसने कहा था कि जो 3 एलिमेंट्स को हम इस तरह प्लेस करेंगे कि दो एलिमेंट्स हैं उनकी एवरेज वैल्यू सेंटर वाले एटम्स की होगी। जैसे हम कैल्शियम और बेरियम की बात करते हैं, कैल्शियम और बेरियम की बात करते हैं तो इस तरह फिर हम स्ट्रोंटियम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसकी एवरेज कितना होगा, ये था लॉ ऑफ ट्राइएड्स। उसने कहा कि इन दोनों को प्लस करके इनकी जो एवरेज वैल्यू निकलेगी वो 3rd के साथ होगी। लेकिन इस लिहाज से हम बहुत थोड़े एलिमेंट्स को हम उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे हम एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते थे। ये बहुत थोड़े एलिमेंट्स थे। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 12 एलिमेंट्स हो, फिर हम इस प्रोसेस के ज़रिए या इस मेथड के ज़रिए उनको प्रेजेंट कर सकते हैं या पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। डुवर्नियर ट्राइएड्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो क्या थे कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स 100 है या 92 हैं तो फिर हम कैसे उनकी सबकी एवरेज निकालते रहेंगे, और एवरेज निकालने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है और इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। इसलिए इसके बाद थोड़ा वो न्यूलैंड ऑक्टेव्स था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अपना डिस्कवर किया। जैसे हमने ट्राइएड्स का मतलब लिया कि 3 एलिमेंट्स, इसी तरह न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में हमें 8 एलिमेंट्स के मुतालिक बताया। उसने क्या कहा कि 8 एलिमेंट्स कैसे हैं, उसने कहा कि वहाँ एक रेपिटेशन है। जैसे अगर हम 8 एलिमेंट्स लिखते हैं, वहाँ एक रेपिटेशन है। रेपिटेशन क्या है कि जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, मिलती जा रही है। फिर उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के जरिए इनको रिप्लेस किया। उसने कहा कि हम तरतीब से एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर ही एटॉमिक मैसेज की बुनियाद भी हम इनको प्लेस करते हैं। लेकिन एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटेड। 8th एलिमेंट रिपीटिशन का मतलब ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट हो रही थी। हम कह रहे हैं कि अगर हमने हाइड्रोजन को पहले प्लेस किया, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, इसलिए उसने कहा कि जो पहला हम हाइड्रोजन है उसकी 8वें एलिमेंट के साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मिल रही हैं। इसने किस तरह अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। उसने कोई एवरेज मैसेज नहीं ली। उसने कहा कि अगर एटॉमिक मास जो है वो 1 है, फिर एटॉमिक मास अगर 4 है, तो इस तरह उसने प्लेस किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे। लेकिन फिर भी डिस्कवरिंग पे लेफ्ट रहती थी। वो कहता था कि अगर हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मिल रही हैं तो 9वां एलिमेंट कैसा होगा, कि अगर हम एक ग्रुप में 9 एलिमेंट्स ही रखें तो फिर वो कैसा रहेगा। इसके बाद तो हमारे पास साइंटिस्ट था, वो मेंडलीव था। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स ने जो क्या था, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज को एक हॉरिजॉन्टल लाइंस पे शुरू किया। उसने क्या कहा कि हम उसने क्या किया, उसने 2 कॉलम बनाए, एक पीरियड्स के जरिए और एक
ग्रुप्स में, उसने इन दो कॉलम में एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग के साथ, एटॉमिक मैसेज की इंक्रीजिंग के साथ किया। उसने कहा कि अगर हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, उसने कहा ये जो हमने प्लेस किया है ये क्या है, इनका इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हमने इसको यहाँ प्लेस किया है। जी, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया। उसने क्या कहा, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं हम उनको पीरियड्स बोलेंगे और जो वर्टिकल कॉलम्स होंगी हम उसको ग्रुप्स बोलेंगे। ये इस तरह उसने ग्रुप्स और पीरियड्स के को प्रेजेंट किया इस लिहाज से। फिर उसने कहा कि मेंडलीव ने फर्स्ट एवर अटेम्प्ट ये की थी, उसने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे इसको दिया था। लेकिन एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे भी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे कैसे देख सकते हैं, इनमें तो पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा था। और पॉइंट्स में डिफरेंस आने के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर इसका पॉइंट ज़्यादा है तो इसका पॉइंट कम है सोडियम का, तो हम इसको प्लेस करें। इसके बाद जो है वो मूजली, एच मूजली, हेनरी मूजली ने, ये सबसे लास्ट डिस्कवरी थी और पीरियोडिक टेबल भी इसकी बेस पे चल रहा है। इसने क्या कहा, इसने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे इसने प्लेसिंग की। इसने क्या कहा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो प्रेजेंटेशन है वो मैं मानता हूँ, पीरियड्स की भी ग्रुप्स की भी मानता हूँ, लेकिन हम लोग अगर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे देखें तो फिर क्या इसमें फ़र्क होगा। वो ये होगा कि अगर हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, अगर हम इसको ऐसे प्लेस करें, इस तरह हम ग्रुप वाइज चलते जाएँ, अगर हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम है, लिथियम है, फिर यहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हम ग्रुप वाइज चलते जाएँ और पीरियड वाइज चलते जाएँ। इसलिए उसने क्या कहा था, उसका ये जो था एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे पीरियोडिक टेबल चल रहा था। फिर एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे उसने इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसकी बुनियाद पे था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। इन 1930 हमने कहा था कि 1930 में हमने कहा कि ये जो पीरियोडिक जो एलिमेंट्स हम इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम इनको प्लेस करते हैं और किसी एलिमेंट की किसी के साथ कोई रेपिटेशन नहीं होगी, हर एलिमेंट अपनी अलग खसूसियत रखता होगा। ये बेस था एटॉमिक नंबर पे, बेसिक थी। उसके बाद हॉरिजेंटल लाइंस को हमने वही ग्रुप्स का और वर्टिकल लाइंस को हमने कॉलम ग्रुप्स, वर्टिकल लाइंस को हमने ग्रुप्स का और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने पीरियड्स का, इसी बुनियाद पे हमने जो ये था पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया। और जो आजकल हम पीरियोडिक टेबल अपनी बुक्स में देख रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। देखिए कितने साइंटिस्ट की कोशिश के बाद मूजली ने ये डिस्कवर किया था और मूजली के नाम से इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे बुनियाद में तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन जो लास्ट डिस्कवरी होती है उसी के नाम से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलता है। जी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की सिग्निफिकेंस ये है कि हमने अरेंजमेंट किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी उनकी इंक्रीज एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। फिर हमने कहाँ क्या की है, उसकी हमने ग्रुप वाइज की है और पीरियड वाइज भी की है। फिर अगर हम पीरियड्स की यहाँ बात करें, कहता है हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ या हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस और रोज ऑफ
कि यानी हॉरिजॉन्टली जो हमने एलिमेंट्स को प्लेस किया है वो हमने पीरियड्स में प्लेस किया है, और हम इनकी डिस्टिंग्विशिंग कैसे करते हैं, पीरियड के नाम ने उसके बाद पीरियड की नेमिंग की है। हम ये भी कह सकते हैं पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 7। टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। और न्यूमेरिक वैल्यू से हमने इनको प्रेजेंटेशन की है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन की वजह से हमने इसको डिस्कवर किया है। जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएं, उसी से हमें एटॉमिक नंबर का पता लगता है कि किसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बताते हैं कि बॉन्डिंग कैसे हुई है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही हमने उसको प्रेजेंटेशन की हुई है, उसकी प्रेजेंटेशन की हुई है। आगे हम बात करें अगर ग्रुप्स की, ग्रुप्स की यह बात करें तो ये वर्टिकल रोज और कॉलम्स होते हैं। वर्टिकल रोज और कॉलम्स टोटल हमारे पास 18 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। फिर इसमें हमने जो डिस्टिंग्विश किए हैं वो भी यही किया कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हमने इसको रखा हुआ है। Z एटॉमिक नंबर को शो करता है, इसलिए इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हमने इसकी प्रेजेंटेशन की हुई है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को या एलिमेंट्स को हम इस तरह रो अप किया हुआ है। ये थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स भी हैं कि किस फीचर्स की बुनियाद पे हमने इसकी प्रेजेंटेशन की हुई है। सेलिएंट फीचर्स में हम सेलिएंट फीचर्स में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि टोटल हमारे पास 7 सेलिएंट फीचर्स हैं। उसमें हमने क्या पढ़ना है कि जी कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो हमारे पास 7 हैं, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा। मेन पीरियड्स, उसके बाद हमने ग्रुप पीरियड्स की बात की कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स आते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, 17 पीरियड में 23 एलिमेंट्स हैं, और इनके जो वैलेंस शेल हैं वो अभी भी इनकम्प्लीट हैं। अगर वो कंप्लीट होंगे तो सिर्फ हमारे पास वैलेंस शेल जो कंप्लीटेड है वो नोबल गैसेस का है। नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल है, स्टेबल हम इसमें यहाँ वो चीज़ लेते हैं जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है फिल अप हो। हमने एक सेकंड रूल में हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने एक पीरियड्स में पढ़े हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि हर एलिमेंट जो है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसको क्यों गलत हमने साबित किया था, क्योंकि हर एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, सब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें कॉलम्स की, वर्टिकल कॉलम्स की यानी ग्रुप्स की बात करें, 18 वर्टिकल कॉलम्स मीन ग्रुप्स। ग्रुप्स की भी हमने नंबरिंग ऐसे की हुई है न्यूमेरिकल वैल्यू से, जैसे हमने इसको कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास पीरियड्स हैं। इसी तरह हमने ग्रुप्स की भी वेरिफिकेशन ऐसे या प्रेजेंटेशन ऐसे की हुई है, जैसे 1A है, 1B है, 1 2, उसके बाद 2A है, 2B है, 3A है, 3B है। इस तरह हमने सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी न्यूमेरिकल उनकी भी वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सोडियम और लिथियम है दोनों एक ही टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज करे हों। केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि दोनों एक ही चीज़ से रिएक्शन करे हों। जैसे लिथियम का वाटर से रिएक्शन करवाए तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन चीज़ें दोनों हाइड्रोक्साइड, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल है जिनके साथ लिथियम जो है अलग तरीके से रिएक्ट करेगा और सोडियम अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। इन दोनों को मिलने वाला टेम्परेचर भी अलग होगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसके बाद हम एक बात करते हैं लास्ट पे ब्लॉक्स की। गालबन आपको याद हो तो हमने अपने लास्ट टॉपिक में हमने ग्रुपिंग पढ़ी थी, कैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने ब्लॉक्स में की थी, S, P, D एंड F, ये सब शेल से। अब जिसके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आएगा वो उसी ब्लॉक में होगा। जैसे अब हमारे पास S ब्लॉक है, P ब्लॉक है,
डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है। अब जिसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस सब शेल में आएगा, जब से फॉर एग्जांपल सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका सबसे जो है शेल में आएगा तो उसको हम एस ब्लॉक में रखेंगे। पीरियोडिक टेबल की हमने जो ग्रुपिंग की हुई है, यानी उसको डिवीजन जो की हुई है वो हमने ब्लॉक्स की शक्ल में की है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब हम कहते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिस सब शेल में आएगा हम उसी ब्लॉक को उसको नाम देंगे और उसी ब्लॉक में रखेंगे, क्योंकि उसकी जो खसूसियत होगी एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में रहने वाले के साथ मिलती होंगी। उसकी खसूसियत ये नहीं हो सकता कि वो पी ब्लॉक वालों से मिलती हो। ये हमने एक फैमिलीज बनाई हुई है कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स एस ब्लॉक्स वाले से ही रेपिटेशन शो करते हैं और पी वाले पी से ही करते हैं। कोई ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ रेपिटेशन शो नहीं कर सकता जी। ये थी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जी जैसे हमने ब्लॉक्स की बात की कि जो ब्लॉक्स है हमारे पास एस, पी, डी एंड एफ। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स में कौन से आएंगे? ऐसी एलिमेंट्स जिनकी आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिसर्च एलिमेंट्स विच हैव देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, यानी जिसका डी ब्लॉक में एलिमेंट्स आउटरमोस्ट में आएगा, जैसे किसी भी डी ऑर्बिटल में आ जाए तो हम उसको ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे, क्योंकि वो मेटल्स वाली खसूसियतें डिस्कवर करेगा, इसलिए हमने ट्रांजिशन मेटल्स को भी कहा है। अगर ट्रांजिशन मेटल्स में हम 10 ग्रुप स्टडी करते हैं, 3 to 12 ग्रुप्स, जो 3 से लेकर 12 तक ग्रुप हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स करते हैं। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 48 देखें, उसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसने बड़ी तफसील से बनाया और ड्रॉ किया हुआ है। उसमें अगर हम आए 3 to 12 ग्रुप की बात करें, यानी 3 से लेकर 12वें ग्रुप तक जो एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक, ये हैवी मेटल्स है। ये क्या है? ये धातें हैं। इनकी जो है जो प्रॉपर्टीज है वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं इनमें जी। ये थी ट्रांजिशन मेटल्स। जी अब हम तफसील से थोड़ा सा पीरियड को स्टडी करते हैं। अगर हम पहले पीरियड की बात करें तो उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर हम आगे पीरियड्स की बात करें तो जी ये एलिमेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है, जैसे हमारे पास फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो उसमें हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं। अगर हम सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड की बात करें तो उसमें हमारे पास 23 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम हम जैसे पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट पीरियड में हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकंड पीरियड में हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन है। ये जो लास्ट पे आप देख रहे हैं नोबल गैसेस हैं, ये हाईली स्टेबल है। ये हाईली स्टेबल कैसे? हीलियम, नियन, ऑर्गन, जेनॉन, रेडॉन एंड क्रिप्टॉन, ये नोबल गैसेस हाईली स्टेबल है। अगर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ में, उसमें जो मेटल्स आ जाते हैं हैवी मेटल्स, जैसे कैल्शियम से लेकर हम क्रिप्टॉन तक बात करते हैं, रुबिडियम से लेकर हम जेनॉन तक बात करते हैं। अगर हम सिक्स पीरियड में आए और सेवन्थ पीरियड में, यहाँ अगर आप 2 एलिमेंट्स के बाद देखेंगे आपको स्टार नजर आएंगे। ये क्या है? यहाँ जो है लेंथनम सीरीज है एंड एक्टिनम सीरीज।
जी, यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इधर उन्होंने इन एलिमेंट्स को नीचे क्यों लिखा है। उन एलिमेंट्स को नीचे लिखने की वजूहात ये है कि अगर उनको उसी सीरीज में लिखते तो पीरियोडिक टेबल जो था वो सारा डिस्टर्ब हो जाना था। अगर आप देखते हैं 56 के बाद 57 लेंथनम सीरीज में चलकर वो जा रहा है 71 में, और उसके बाद 72 आपको पीरियोडिक टेबल में ही मिल रहा है 7th पीरियड में। ये उसी एलिमेंट्स की, यानी ये 6th ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं, 6 पीरियड के ही एलिमेंट्स हैं, और ये 7th पीरियड के ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको आउट ऑफ द प्रेडिक्टेबल या बिलो द प्रेडिक्टेबल इसलिए हमने लिखा ड्यू टू स्पेस। कि जगह ना होने की वजह से हम इनको नीचे लिखते हैं। नीचे लिखने की वजह सिर्फ जगह ना होनी है, क्योंकि अगर इस एलिमेंट्स को वहीं लिखा जाता तो जो यहाँ प्रेडिक्टेबल के एलिमेंट्स थे वो जाके यहाँ लिखने थे और सारा प्रेडिक्टेबल डिस्टर्ब हो जाना था। ये साइंटिस्ट ने बहुत समझ सोच के ये प्रेडिक्टेबल को जो शेप है उसको ऐसा बनाया, उसको ऐसा ड्रॉ किया कि जो लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है हाईली रिएक्टिव है, इनको हम बिलो द प्रेडिक्टेबल अकोमोडेट कर सके। जी, ये बात थी पीरियड के मुतालिक। अगर हम ग्रुप की मुतालिक बात करते हैं तो ग्रुप में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम क्या है। ग्रुप 1 to 18 है, और सबसे पहले एलिमेंट्स की हम बात करें तो वो क्या है, 1 to 18। हाँ, सबसे पहले ग्रुप में क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फिर एलिमेंट्स के जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, लेकिन ग्रुप में हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है उसको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप में हम जो स्टडी करेंगे वो बिलो द एटम्स हम इस तरह स्टडी करेंगे इनको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लेकिन ये एटॉमिक नंबर नहीं है। एटॉमिक नंबर हम स्टडी करेंगे तो इस तरफ हम स्टडी करेंगे, जैसे ये हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम 4 है, 3 है, बेरिलियम 4 है, फिर बोरॉन 5 है। इस तरह स्टडी करेंगे। बिलो द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाते हुए हम ये स्टडी एटॉमिक नंबर के लिहाज से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ग्रुप 1 2 की बात करें और 12 13 और 17 की बात करें तो वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो ग्रुप पे आ जाते हैं 3 to 12 वो हैवी मेटल्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। इसीलिए हमने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी ग्रुपिंग के वजह से उनको नाम भी दिए हैं। जैसे 1 to 18 ग्रुप्स हमारे पास टोटल हैं, उसके बाद 1 to 2 and 13 to 14 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उसके बाद 3 to 12 जो है हमारे पास हैवी मेटल्स हैं। इसी तरह हमने 3 to 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या हैवी मेटल्स दोनों की बात करते हैं। जी, ये थी ग्रुपिंग, और ये प्रोसेस जो है अभी इन तक चल रहा है कंप्लीशन का। सिर्फ कंप्लीट जो है वो लास्ट ग्रुप ही है, नोबल गैसेस। जी, ये जो नोबल गैसेज है इनका आउटर मोस्ट जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और दी मोस्ट स्टेबल ये यही है। बाकी जो है उन सबका कंप्लीशन का प्रोसेस चल रहा है। कंप्लीशन का प्रोसेस ये चल रहा है कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को या तो डुप्लेट रूल से या ऑक्टेट रूल से फिल करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद स्टेबल होने के लिए अपनी कोशिशें जारी रख रही हैं। ये बात थी हमारी पीरियड्स और ग्रुप्स के मुतालिक। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही थी पीरियोडिक टेबल्स के बारे में और पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, जो चैप्टर का दूसरे हिस्से का नाम है। जी, अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की, कि हमारा जो एटम है उसका साइज है क्या है और एटॉमिक रेडियस है क्या है। अगर हम गालिबन उसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहता है हाफ ऑफ द रेडियस। ये अगर सर्कल है तो रेडियस उसका ये इतना इतना एक रेडियस होता है। कहता है हाफ ऑफ द रेडियस बिटवीन द टू बाउंडेड एटम्स, दो बाउंडेड एटम्स। फॉर एग्जाम्पल एक ये एटम है, एक ये एटम है, ये दोनों बाउंडेड हैं।
दो एटम्स जो साथ ज्वाइन किए होते हैं वो बॉन्डेड एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं 154 पीएम, पीएम मतलब है पिकोमीटर, ये इसका स्केल है, पीएम क्या है, इसका स्केल है पिकोमीटर। फिर अगर हम ये तो एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं कि हमारा एटॉमिक रेडियस की, कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट। अगर हमने एक एटम का मेजर करना हो तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये रेडियस है उसका, ये रेडियस है। फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे इसको, सिर्फ हम यहाँ से लेके यहाँ तक मरेंगे या इसको 2 से डिवाइड करें 77 पिकोमीटर। फिर हम कह सकते हैं क्या है एटॉमिक रेडियस क्या है, एवरेज रेडियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, एवरेज रेडियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम की ली, तो कार्बन एटम क्या है, C2 का क्या है 154 पिकोमीटर। अगर हम कार्बन सिंगल एटम की बात करें तो वो 77 पिकोमीटर है। ये है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, हम इस तरह हम मेजर कर सकते हैं। दोनों बॉन्डेड एटम्स का रेडियस निकालने के बाद अगर हम एक सिंगल का मेजर करें तो वो कार्बन 77 है, जैसे कि हमने उसका रेडियस देख लिया कि वो यहाँ से यहाँ तक इतना है, ये 77 पिकोमीटर है। फिर अगर हम इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल में बात करें तो इनके कुछ होते हैं ट्रेंड्स, ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स दोनों किस्म के होते हैं, ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड भी हैं और ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप भी हैं। ये हम बात करते हैं ट्रेंड्स अलोंग पीरियड, फिर ट्रेंड अलोंग जी, अगर हम ट्रेंड अलोंग द पीरियड बात करें, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो जो न्यूक्लियस होगा उसकी जो खिंचाव होगा अपना शिलिंग फैक्टर वो ज़्यादा बढ़ेगा, और जिस तरह वो बढ़ेगा वो जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। जी साइज डिक्रीज कैसे करेगा, हम कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की। ये देखिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हीलियम की बात करें वो दोनों सेम ही ग्रुप में है, क्या हुआ, सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ा है, सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक था, यहाँ इलेक्ट्रॉन दो हो गए, सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ा है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, जो न्यूक्लियस की पहली अट्रैक्शन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे थी, यानी इसका खिंचाव जो यहाँ था सिर्फ एक पे खिंचाव था, फिर क्या हो गया, फिर खिंचाव इसका डबल हो गया, फिर वो इस तरह तीनों को खिंचाव करेगा, फिर क्या होगा, इसका खिंचाव दोनों की तरफ होगा, वो अट्रैक्शन जो है दोनों पे लगाएगा। अगर दोनों पे जब अट्रैक्शन लगेगी तो उसका क्या होगा, साइज श्रिंक होगा, मतलब साइज सुकड़ना शुरू होगा। अगर हम एक ही बंदे को खींचते रहे अपनी तरफ तो जल्दी नहीं खींच सकते, अगर हम दोनों बाजू से दोनों बंदों को अपनी तरफ खींचे तो हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। यही है न्यूक्लियस के जो है कि न्यूक्लियस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जब खींचेगा तो इसका साइज श्रिंक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज जो है इसका, एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ये था ट्रेंड अलोंग द पीरियड। अब हम ट्रेंड अलोंग द ग्रुप पढ़ते हैं। जब हम ट्रेंड अलोंग द ग्रुप पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, अप टू डाउन, फिर क्या होगा, जी स्टूडेंट्स, जब हम बात करें ट्रेंड अलोंग द पीरियड, हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जो ही हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। इसकी भी एक छोटी सी एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, लिथियम हमारे पास 3 है। अब हम बात देखते हैं, ये देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही शेल में आएगा। अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है,
पहले शेल हमने बात की थी, एस शेल में कितने आएंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में, के शेल में और एस सब शेल में कितने होंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, थर्ड वाले में। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज किया ना, क्योंकि शेल्स जो है उनका इंक्रीजिंग हुई है। यहाँ एक शेल था, यहाँ 2 शेल है, इसलिए यहाँ एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा किसकी बुनियाद पे, नंबर ऑफ शेल्स की इंक्रीजिंग की बुनियाद पे। ये थे कुछ उसके की पॉइंट्स, ये था हमारा एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। इसके साथ आपको बेशुमार अपनी एग्जांपल्स मिल जाएंगी बुक में, जैसे कि उससे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम। एक ग्रुप में आप जब भी ट्रेंड स्टडी करेंगे तो उसमें एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब पीरियड में आप चलेंगे हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम से बेरिलियम की तरफ, तो वो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। जी क्लास, अब हम जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट पे। क्या हुआ, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट पे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। हमने देखा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द जो है शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन सी ऐसी फोर्स है जो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द रिवॉल्व करते जा रहे हैं। जैसे कौन सी ऐसी फोर्स है कि जैसे अर्थ है, जुपिटर है, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, वो क्या है, ऑर्बिटल्स की, उस पर क्या है, एक सकत लग रही है। उस सकत को हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये एक चार्ज है, यानी फोर्स जो क्या है, जो फोर्स है जो किस पे लग रही है, न्यूक्लियर चार्ज या एक्चुअल चार्ज है जो किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे। इसी तरह पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर शेल्स के वो कैसे शील्ड करते हैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वो कैसे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी करते हैं, ये वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड मतलब होता है जैसे लड़ाई में हो तो हम पुराने ज़माने में जो लड़ाइयाँ होती थी वो क्या होती थी, एक हाथ में उनके तलवार होती थी और एक हाथ में धात होती थी, किससे क्या, जिससे वो क्या करते थे, तलवार के की पकड़ को या दीवार के जोर को रोकते थे। ये वो शील्डिंग इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन ने शील्ड करना है किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। न्यूक्लियस का जो चार्ज लग रहा है या जो फोर्स लगा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन के फोर्स को शील्ड करके बॉन्डिंग में काम आना है। ये था शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास सोडियम एटम हो, पोटेशियम एटम हो, देखिए अगर हम सोडियम एटम और पोटेशियम एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें या शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो वो सोडियम एटम का जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट जो पोटेशियम एटम का वो ज़्यादा होगा।
आइसोलेटर है क्योंकि सोडियम के पास सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन्स है, जो 11 इलेक्ट्रॉन्स उसको शील्ड कर रहे हैं। इसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो न्यूक्लियस की पकड़ होगी 1 इलेक्ट्रॉन पे वो कम होगी, उसका वो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होगा। वैसे ही अगर हम पोटेशियम एटम की देखें तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि उसकी पकड़ तीनों लिहाज पे न्यूक्लियस की तीनों इलेक्ट्रॉन्स पे है, इसलिए जो शील्डिंग इफेक्ट उसका होगा वो ज्यादा होगा। इसी लिहाज से अगर हम इसके ट्रेंड्स पढ़ें, जैसे हमने पिछले के ट्रेंड्स पढ़े हैं, ट्रेंड्स अलोंग पीरियड और अलोंग द ग्रुप, हम दोनों बात करेंगे यहां। अगर हम पीरियड की बात करें तो वही है कि पीरियड में जो इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट जो है ग्रुप में वो इंक्रीज करता है और पीरियड में डिक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट इन द पीरियड डिक्रीजेस बिकॉज मेन रीजन जो है इसकी डिक्रीज करने की वो यही है कि पीरियड में जो शेल के नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन है, फिर 1 के साथ है, हीलियम 2 के साथ है, दोनों के पास शेल एक ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसलिए इसमें जो है डिक्रीज करता है। अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट की अलोंग द ग्रुप तो वो इंक्रीज करता है because number of shells increase। इसकी कॉमन एग्जांपल यही है, सोडियम और पोटेशियम, ये ग्रुप वाइज है। सोडियम के बाद जो है पोटेशियम आता है, इसमें देखिए कि एटॉमिक नंबर तो बड़ा ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स भी बड़े हैं, नंबर ऑफ शेल्स भी बड़े हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ शेल्स जो ही बढ़ेंगे उससे क्या होगा, उसके ऊपर जो शील्ड इफेक्ट यानी न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो कमतर होता जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि अगर एक बंदा आपके पास खड़ा तो आप उसको बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, अगर वही आपके पास 10 फुट की दूरी पर चला गया तो आप उसको कैसे पकड़ सकते हैं। और यही बात होती है शील्डिंग इफेक्ट में, जो जो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उनकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो कम होता जाएगा। जी ये बात ही सारी शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे और उसके ट्रेंड्स पे। जी स्टूडेंट्स हमारी बात चल रही थी शील्डिंग इफेक्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आयनाइजेशन एनर्जी का है। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने थोड़ा सा आपको पहले बताया था जब हमने उसमें केनाल रेस पढ़ी थी, हमने कहा था कि मेटल को हम आयोनाइज करते हैं। अब हम तफसील से पढ़ते हैं आयनाइजेशन होती क्या है। आयनाइजेशन क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट हेल्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और एलिमेंट। Energy required to remove outermost held electron। कि एनर्जी क्यों हमने रिक्वायर है? मैंने आपको बात बताई थी कि अगर हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें न्यूक्लियस को कोई एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर हम बात करें सोडियम की, डेल्टा एच एनर्जी को शो होता है ये 496 किलो जूल पर मोल होगी। एनर्जी क्या होगी? किलो जूल पर मोल होगी। हमने क्या किया है कि अगर हमने ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम न्यूक्लियस को वो एनर्जी देंगे, सोडियम एटम को वो एनर्जी देंगे कि वो बखूबी बड़ी आसानी से हमें वो इलेक्ट्रॉन दे रहे। वो एनर्जी क्या होगी? वो 496 किलो जूल एनर्जी होगी। अगर हम इसको न्यूक्लियस को 496 किलो जूल एनर्जी देते हैं तो वो बड़ी आसानी से कहेगा जी आप ये ले लें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्केट में जाते हैं, हमने कोई घर खरीदना है, घर खरीदने के अगर उसकी प्राइस है 1 करोड़ है, ये 2 करोड़ है, अगर हमारे पास 1 करोड़ होगा तो हम उसको पकड़ाएंगे ये ले 1 करोड़ हमें मकान खाली कर दें या घर खाली कर दें। अगर हमारे पास 96 लाख होगा, 95 लाख हो या 94 लाख हो तो हम वो घर खाली नहीं करा सकते। इसलिए जब तक ये 496 किलो जूल एनर्जी नहीं होगी पूरी तब तक सोडियम का एटम निकाल नहीं सकते। जी ये थी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। अगर हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें हम 2 आयनाइजेशन स्टडी करते हैं। ये आई का मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें क्या हमने करना है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन।
सोडियम अपना पहला इलेक्ट्रॉन दे सकता है, फिर क्या होगा, देने के बाद इसका क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें से खत्म हो गया है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये सोडियम प्लस आयन हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसको कोई ये कहेगा मुझे किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं, मैं फुली स्टेबल हो गया हूं। अगर हम इधर ही बात मैग्नीशियम की करें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके यहाँ आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन लेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद, वो क्या करेगा, अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन ले लिया है फिर ये क्या हो जाएगा Mg प्लस। और अगर हम कहेंगे कि तुम डबल एनर्जी देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम उसको, अगर उसकी 500 एनर्जी रिक्वायर है इसको, फॉर एग्जांपल अगर इसको 500 एनर्जी रिक्वायर है, हम इसको कहेंगे कि 1000 किलो जूल एनर्जी ले और अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन भी हमें दे दे। अगर वो हमें सेकंड इलेक्ट्रॉन भी अपना दे देता है तो फिर ये क्या हो जाएगा Mg डबल प्लस। और ये क्या होगी आयनाइजेशन एनर्जी जो हम उसको देंगे जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा हम उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, और जब पहला निकालना होगा तो हमने उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो पहली बात तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तब देगा, पहली बात तो वो डुप्लेट रूल के साथ स्टेबल होगा, अगर 3 होंगे तो वो 2 दे देगा, 3 दे देगा। इस तरह आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। फिर हम इसकी बात करते हैं, हमने इसमें बात पढ़ा भी था ट्रेंड्स। ट्रेंड्स जैसे कि हमने एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट के ट्रेंड्स पढ़े, इसी तरह हम आयनाइजेशन ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में हम पीरियड की बात करते हैं। जब हम पीरियड वाइज जाते हैं बिल्कुल सीधा, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो भी इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की सख्त 2 इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी। न्यूक्लियस की सख्त जो है पहले 1 पे लगेगी, अगर फिर 2 पे लगेगी, फिर 3 पे लगेगी। न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो बड़ी जल्दी इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो फिर क्या होगी, इसकी आयनाइजेशन यहाँ डिक्रीज करेगी, फिर आयनाइजेशन अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करेगी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। यानी अगर आपने किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ा हो तो फिर जितनी मर्जी फोर्स लगे आप उसको छोड़ेंगे नहीं, जैसे कि मजबूती से पकड़ा हुआ होगा। इसी तरह उस न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़ा हुआ होगा, क्योंकि शेल्स तो वहीं होंगे, नंबर ऑफ शेल्स तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ डिक्रीज करेगी। अगर हम बात करें ट्रेंड अलॉन्ग दी ग्रुप, तो यहाँ क्या होगा, एटॉमिक नंबर के साथ साथ शेल्स भी इंक्रीज करेंगे। शेल्स इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, जब न्यूक्लियस की उसके ऊपर अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन होगी, तो बाखूबी बड़ी आसानी से हम उसमें से इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ क्या हो गया, आयनाइजेशन ग्रुप में इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज रिड्यूस्ड एंड द एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीज्ड, सो द व्हेन द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीज्ड देयर आर वेकेंट स्पेसिस, सो वी कैन आल्सो टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, के हम इंक्रीज करने से ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे कि हम पढ़ रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी, हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, हम क्या करते हैं, हम एनर्जी रिक्वायर होती है हमें इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। उसी तरह एनर्जी इलेक्ट्रॉन फील्ड में रिलीज होती है।
हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर लोअर से हायर में तो वो क्या करते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, लेकिन अगर हायर से लोअर में करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। के आउटरमोस्ट शेल में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमें उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी हम देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात लें तो फ्लोरीन की, फ्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये F नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाएगी, तो इसको कितने जूल एनर्जी यूज होगी, -328 किलो जूल एनर्जी। इधर माइनस इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये एनर्जी हमने खुद दी है इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे, जबकि सोडियम हमने एनर्जी रिलीज हुई थी इसलिए पॉजिटिव का साइन था। जब हम एनर्जी अपने से देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है एनर्जी गिवन है। उसके बाद अगर हम अफिनिटी की बात करें तो वो अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की टेंडेंसी क्या है कि वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, उसको एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। फिर एनर्जी रिलीज कैसे, फ्लोरीन ने ये एनर्जी रिलीज की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोरीन कहता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं रखना, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो फिर क्या होगा, यही एनर्जी पॉजिटिव में हो जाएगी, यही एनर्जी पॉजिटिव में चली जाएगी। पॉजिटिव में क्यों चली जाएगी, क्योंकि इसने रिलीज आउट किया, वो कहता है मुझे ये इलेक्ट्रॉन ये नहीं चाहिए। फिर ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऐड करने से हमें एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है और गिवन आउट करने से हमें एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। फिर हम इसकी ट्रेंड्स पढ़ते हैं। ट्रेंड्स पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि इंक्रीज कैसे करती है। फॉरन जो ही एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा उसके अट्रैक्शन में डिक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पे डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसका क्या मतलब क्या होगा कि मोर से मोर हमें एनर्जी रिलीज आउट करनी पड़ेगी, मोर से मोर एनर्जी हमें रिलीज आउट करनी पड़ेगी। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से क्या होता है, डिक्रीज होता है किसमें, इन द पीरियड में साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम कैसे डिक्रीज करता है, ये हमने एटॉमिक रेडियस में बड़ी तफसील से पढ़ा है कि वो उसका जो साइज है वो श्रिंक आउट हो जाता है। तो जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से वो इंक्रीज करती है, और जो ही अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड है, मोर एनर्जी क्यों चाहिए होगी, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा और हमारे पास जो चार्ज होगा वो इंक्रीज होता है। जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो अगर ज़्यादा होगी तो फिर हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज़ किसी को हाथ से पकड़ा, अगर दूसरा आपसे ज़्यादा ताकतवर आएगा तो वो इसी वजह से आपको छुड़ा के ले जाएगा कि क्योंकि उस ताकत है आपसे ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर जो इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस का चार्ज है उससे ज़्यादा हम एनर्जी देंगे, फिर जाकर जो इलेक्ट्रॉन है वो हम निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रेंड अलोंग द पीरियड में तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से क्या होता है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, फिर लेस एनर्जी। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे जो साइज ऑफ एटम भी इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियस की इतनी दूर तक सख्त नहीं रहेगी कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को पर अपनी फोर्स लगा सके या उनको अपने काबू में रख सकते हैं। फिर क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज करेगा। जब वो डिक्रीज करेगा फिर हम थोड़ी सी एनर्जी देकर भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम ने कितनी थोड़ी सी एनर्जी दी थी 496 किलो जूल, जिस वजह से हमने उसमें से अपना इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिया। ये बात थी ट्रेंड्स किसके, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात हो रही थी। फिर हमने उसके ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड और ट्रेंड अलोंग द ग्रुप पढ़े। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये एक एबिलिटी होती है एक एटम की, वो क्या करता है, एक पूरा शेड पेड़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता है। क्या करता है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेड पेड़ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी खसूसियत है, उसमें क्या करता है, वो एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है ना, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ये ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ते हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ते हैं। जब हम बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स जो हैं वो अपना अपना एटम्स जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे एक बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड बनता है तो वो क्या करता है, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन तो देते ही हैं, लेकिन दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी छीन लेते हैं। दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी छीनने की एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, कि वो दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम इसके ट्रेंड्स पढ़ते हैं, ट्रेंड अलोंग द पीरियड पढ़े और ट्रेंड अलोंग द ग्रुप। अगर हम ट्रेंड अलोंग द पीरियड इसका पढ़े तो हम ट्रेंड अलोंग द पीरियड में इसमें ये कहेंगे कि ये सेम आयनाइजेशन एनर्जी के साथ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, और आयनाइजेशन एनर्जी का भी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी में हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात होती है शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की, कि वो दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन अपने देने के साथ दूसरे का भी छीन लाता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज करते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, चार्ज इंक्रीज करेगा, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ निकालते हैं। वो ऐसी अपनी पूरी पावर दे के उसको इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी अपनी पूरी फोर्स लगा के न्यूक्लियस पे वो क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। फिर न्यूक्लियस चाहे कितनी मर्जी उसे पावर लगाई हो, वो उससे ज़्यादा पावर यानी उससे ज़्यादा फोर्स लगाकर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है वो अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करती है। फिर अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है, यहां जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है। जब वो न्यूक्लियर चार्ज ही कम होगा तो फिर क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ एटम के इंक्रीज करने की क्या होगा, अट्रैक्शन जो होगी ना शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होगी। शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है वो कम होगी। फिर यहाँ क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज किस लिहाज से करेगा कि जब नंबर ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो फिर थोड़ी सी एनर्जी लगा के हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे। थोड़ी सी एनर्जी लगा के हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे। लेकिन जब एनर्जी यहाँ ज़्यादा लगनी हो तो फिर वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ एनर्जी कम लग रही है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स, ये थी आपका थर्ड चैप्टर यानी पीरियोडिक टेबल्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को तफसीलन पढ़ लिया। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।